नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी हमारे प्रिय लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम भी बड़ा प्यारा है, बोल री कठपुतली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उन्होंने धमाके के साथ दरवाजा बंद किया और दनादन सीढ़ियां उतर गए। उनकी पदचाप यहाँ तक कि स्कूटर स्टार्ट करने की आवाज भी उनके उखड़े हुए मूड का बता दे रही थी। बात मूड उखड़ने की तो थी ही। बेचारे हवा में उड़ते हुए घर में दाखिल हुए थे। सोचा होगा प्रमोशन की खबर सुनते ही पत्नी खिल उठेगी। बरसों से जिस ऑर्डर की प्रतीक्षा थी, उस ऑर्डर की कॉपी हाथ में लिए उसे चूम लेगी। हर्ष विह्वल होकर बच्चों को यह खुशखबरी सुनाएगी। भागकर पड़ोस में भी यह खबर सुना आएगी। उल्लसित होकर अपने हनुमान लला के लिए 5.25 किलो का लड्डू का ऑर्डर दे देगी। पर पत्नी की प्रक्रिया इतनी ठंडी, उदास और बेजान रही कि कोई भी आहत हो जाता। पर आभा भी क्या करे, खुशी तो उसे भी कम नहीं थी। पर प्रमोशन के साथ एक ट्रांसफर का पुतला भी साथ लग गया और उसका दिल बैठ गया। और फिर अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, अब मेरे स्कूल का क्या होगा। अमित कुछ क्षण तो उसे देखते रह गए, फिर एक साथ झटके से पलटकर बाहर निकल गए। उनके इस तरह चले जाने के बाद ही उसे होश आया कि दफ्तर से थके मांदे आए थे और उसने उन्हें एक कप चाय भी नहीं पिलाई। उनके जाते ही बच्चे उस पर टूट पड़े। हद करती हो माँ तुम भी, मोना बोली। पापा का सारा मूड खराब कर दिया। बेचारे कितनी उमंग लेकर घर लौट रहे थे। ये तुम्हारा स्कूल ना हुआ, बस मुसीबत हो गया। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में वही घूमता रहता है। सच माँ, कभी कभी तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हो। मुकुल बोला, दूसरों की फीलिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखती हो। बहुत दिनों तक अकेली रहती रही हो ना, इसीलिए। और शायद इसीलिए घर से उतना अटैचमेंट भी नहीं रहा। ये मोना थी। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा आई एम डैम हैप्पी। पापा के प्रमोशन की खुशी से भी ज्यादा बड़ी ट्रांसफर की खुशी है। इसी बहाने तुम्हारे सोशल वर्क से तो मुक्ति मिलेगी। कैसे कैसे गलीज बच्चे इकट्ठा कर लेते हो। शिट, मुझे तो देखते ही घिन आती है। इतनी ज्यादा खुश मत होइए भैया। आप क्या सोचते हैं मम्मी रायपुर जाकर घर में बैठी रहेगी? इम्पॉसिबल। वहां फिर कोई नया कारोबार शुरू हो जाएगा। आभा हैरान परेशान सी उन्हें देखती रही। ये उसके अपने बच्चे थे, पर एकदम दादी के अंदाज में उसे ताने दे रहे थे। वैसे इसमें उनका कोई दोष नहीं। गुट्टी में संस्कार तो दादी ने ही दिए हैं। आभा ने तो केवल जन्म दिया। केवल उस एक रिश्ते को छोड़कर कहीं भी तो कोई समानता नहीं है, सामंजस्य नहीं है। मुकुल तो फिर भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन मोना ने तो रूप रंग भी बिल्कुल अपने दादी और पापा का ही लिया है। एकदम पापा पर गई है। आभा का रूप रंग नहीं लिया। बच्चों की दादी बड़े ठसक के साथ कहती थी, भगवान का शुक्र है कि छोरी अपनी माँ पर नहीं गई। लड़के का तो ठीक है, उसका रूप कौन देखता है, पर छोरी की तो शादी करनी होती है। माँ का रूप रंग लेकर आती तो शादी करना मुश्किल हो जाता। पता नहीं कितनी बार यह जुमला उसकी तरफ उछाला गया होगा। आखिर उसकी सहनशीलता एक दिन जवाब दे ही गई। उसकी चिंता क्यों करती है माँ जी? ईश्वर सबके जोड़े बनाकर भेजता है। उसकी माँ को बहाने वाला भी तो मिल ही गया था, उसे भी मिल जाएगा। ये लो और सुनो। अरे हमारे जैसे अंधे और बुद्धू क्या पंसेरी से मिलते हैं? मन तो हुआ था कि चीख चीख कर कह दे कि आप लोग ऐसे अंधे नहीं थे माँ जी, ना ही बेवकूफ थे, खूब देखभाल कर शादी की है। मुझे मालूम है कि कोई मेरे रूप रंग पर नहीं रीझा। 12 तोले सोना और 25,000 नगद की बात सुनकर आपके मुंह में पानी भर आया था। वो 25,000 तो आपने लड़की की शादी के लिए उठा कर रख दिए। 25 पैसे भी मुझ पर खर्च नहीं किए। उल्टा मेरी फैमिली को जिंदगी भर घर में महाभारत हो जाने के डर से अपने मन का गुबार आभा कभी निकाल नहीं पाई। हमेशा सब्र का घूंट पीकर रह गई। इसीलिए शायद बच्चे भी उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाए। उनके कोमल अंतर्मन पर माँ की वही प्रतिमा अंकित है जो कि उनकी दादी ने बनाई। तभी तो कहते हैं कि हमेशा घर से दूर रहने के कारण तुम्हें घर का अटैचमेंट नहीं रहा। कोई उन्हें बताए कि घर उसने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, उसे बाकायदा घर से बाहर भेजा गया है।
नौकरी का उसे कभी शौक नहीं रहा, बल्कि एक तरह से चिढ़ती थी। पर उसे नौकरी करनी पड़ी ताकि सास ससुर की गृहस्थी ही सुचारू रूप से चल सके। अपने तिकड़मी और घाघ ससुर की याद आती है तो आज भी उसका तन मन सुलग उठता है। जब देखने आए थे तो उसका सुलेख देखने के बहाने एक प्रार्थना पत्र लिखवा लिया था। वो तो बुरी तरह से झल्ला गई थी। एमए पास लड़की से कोई इस तरह इबारत लिखवाता होगा? पर घर में पिता का कठोर अनुशासन तथा उनकी आंखों के मौन आदेश की आभा अवहेलना नहीं कर सकी थी। ससुर महोदय खुशी खुशी उसका वह प्रार्थना पत्र और सर्टिफिकेटों का पुलिंदा संभाल कर चलते बने थे। अगले हफ्ते ही डाक से उसके सारे सर्टिफिकेट लौट आए थे और वर पक्ष की स्वीकृति का पत्र भी आया था कि लड़का कन्या के बुद्धि वैभव से इतना अभिभूत है कि लड़की स्वयं देखने की जिद भी उसने छोड़ दी है। इस संवाद में आगामी षड्यंत्र की जरा भी बू होती तो वह इससे इनकार कर देती, बल्कि उसे अपने पिता की नाराजगी का शिकार होना पड़ता। पर पता तो उसे तब चला जब वह अपनी दहलीज छोड़ चुकी थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं थी कि उसके हाथों में नौकरी का नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। ससुर जी बड़ी शीखी बघार रहे थे कि शिक्षा मंत्री के सचिव की दोस्ती बड़ी काम आई है। एक ही फोन से काम बन गया। सचिव की दोस्ती शायद नौकरी दिलवाने तक ही सीमित थी, क्योंकि नियुक्ति हुई थी पास के कस्बे के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में। कस्बा क्या है, बस एक देहात था। किसी प्रभावशाली स्थानीय नेता के सौजन्य से यह स्कूल खुल गया था। हनीमून को ताक पर रखकर तुरंत ज्वाइन करना पड़ा। पति की सारी छुट्टी उसके लिए घर ढूंढने में और उसे ठीक से सेटल करने में बीत गई। ससुर बोले, अभी ज्वाइन कर लो, आगे पीछे ट्रांसफर करवा लेंगे। लेकिन ट्रांसफर का मुहूर्त बड़ी देर में निकला। इस बीच उसके 2 बच्चे हो गए, ननंद की शादी हो गई, ससुर परलोक सिधार गए। तब कहीं वह अपने बच्चों के बीच आकर रह सकी। सास को लकवा न मारा होता तो शायद कोई इस विषय में पहल न करता। माँ पर जी भर के भुनभुनाने के बाद बच्चे अपनी राह चले गए। शाम के समय घर में बैठे रहना बच्चों के लिए असंभव था। मुकुल तो खैर लड़का था, पर मोना एक दिन के लिए भी अपना बैडमिंटन छोड़ नहीं सकती थी। दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि मम्मी घर में अकेली है। आज की यह शाम उन पर भारी पड़ सकती है। उन्हें अगर सहानुभूति थी तो अपने पापा के साथ। इस घर में कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता, उसके अपने बच्चे भी नहीं। वह किस किस को दोष दे। 10 वर्ष पुराना इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग आभा को याद आ गया। बच्चे तो उस समय छोटे थे, पर घर में सास थी, देवर थे, पास पड़ोसी थे, ननद थी। सब ने मिलकर उसे खूब सुनाया, उसे खूब कोसा था। सबकी सहानुभूति अमित के साथ ही थी। उस दिन रोहित का, उसके छोटे देवर का रिजल्ट आया था। उसके डॉक्टर होने की मिठाई अभी पूरे मोहल्ले में बटी भी नहीं थी कि अमित ने कहा, आभा, बस अब तुम कल आखिरी बार स्कूल जाओगी, और वह भी इस्तीफा देने। क्यों? इस अनपेक्षित प्रस्ताव से वह चकित थी। इसलिए कि यह मेरा वादा था। मैंने तुमसे कहा था कि रोहित मोहित की पढ़ाई और रेनू की शादी जिस दिन हो जाएगी, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक दिन भी नौकरी नहीं करने दूंगा। ठीक है, आपका वादा था, आपने पूरा किया, पर नौकरी क्या इस तरह एकदम छोड़ी जा सकती है? नोटिस पीरियड की समस्या है। ठीक है, उसे पूरा कर लो। अमित ने उदार होते हुए कहा, नहीं, समस्या सिर्फ नोटिस पीरियड की नहीं है। आपने अपने वादे और टारगेट का ख्याल किया, मेरे बारे में भी तो कुछ सोचा होता। आखिर मेरा भी कुछ हक बनता है। इतने दिनों बाद जाकर अब इस नौकरी में कुछ मन लगा है मेरा। स्कूल में पोजीशन बनी है, लड़कियों में एक इमेज बनी है मेरी। यह सब कुछ मैं एकाएक नहीं छोड़ सकती। फिर मेरी सीनियरिटी भी मारी जाएगी। सीनियरिटी का अब तुम्हें क्या करना है? नो आभा, प्रॉमिस इज प्रॉमिस। प्रॉमिस करो कि तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारियां लो और घर पर बैठो। मेरी आमदनी भी पहले से कुछ बड़ी है। अब यह तुम्हारे आराम करने के दिन है। उस दिन भी हजार गिले शिकवे आभा के होठों तक आकर लौट गए थे। खुशी के उस माहौल में वैसे भी उसका रोना बिसूरना बुरा ही लगता, लेकिन लेकिन उसका मन बार बार बिसूर रहा था, कलप रहा था। अमित, तुमने मुझे क्या कोई चाबी का खिलौना समझ रखा है? कोई मोम की गुड़िया हूं मैं? क्या मेरी कोई आशा, कोई आकांक्षा नहीं है? आज तुम्हारा वादा और तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हारे लिए आम हो गया है। उस समय तुम्हारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व तुम्हारे लिए सर्वोपरि थे। तुम्हें उस नवेली दुल्हन का जरा भी ख्याल आया?
जो पता नहीं कितने अरमान संजोए तुम्हारे घर में आई थी। और शादी का पहला उपहार उसे क्या मिला? नौकरी। तुम्हारे भाई पढ़ने वाले थे और बहन ब्याहने को थी, इसीलिए तुमने मेरी नई नई गृहस्थी का सुख मुझसे छीन लिया। मुझे नौकरी में जोत कर उस कस्बे में फेंक दिया जहाँ न ढंग का मकान था और न ढंग की कंपनी थी। उस एकांत में मेरा मन कितना रोया होगा, कभी सोचा तुमने? तुम तो हर 8वें छठे दिन आते थे और अपनी प्यास बुझाकर वापस लौट जाते थे। पर तुमने कभी सोचा कि मेरा भी मन उस दलदल से बाहर निकलने को छटपटाता होगा? कभी नहीं समझ पाए अमित। और जब वो ही नहीं समझ पाए तो औरों से तो आशा करना व्यर्थ ही था। बल्कि सब तो बड़े खुश थे। ससुर खुश थे कि हर महीने उनके अंटे में 500 रुपये चला आ रहा है। पहली तारीख के आसपास खबर लेने के बहाने कस्बे में आते, राशन पानी दे जाते और पूरी तनख्वाह झटक कर ले जाते। मुश्किल से हाथ खर्च के लिए कुछ छोड़ जाते। बहू का भी कभी किसी बात के लिए मन करता होगा, इस बात का उन्हें ख्याल ही नहीं था। वक्त काटने की गरज से आभा एक दो ट्यूशन करने लगी, तब से हाथ खर्च भी उसे मुश्किल से नसीब होता था। उसकी सास खुश थी कि बेटे की शादी के बाद भी घर पर उनका एक छत्र शासन कायम है। यूं कहने को तो कहती रहती कि अरे बहू का हमें क्या सुख मिला, हमें तो अभी भी 30 दिन चूल्हे में सिर देना है। मेम साहब तो तीज त्योहार पर पाहुने की तरह आती हैं और जब आभा आती तो सास एकदम आराम के मूड में आ जाती। बेचारी आभा दिन रात रसोई में खटती। घूमने का या पिक्चर देखने का भी समय उसे नहीं मिलता। फिर पिक्चर देखना यूं भी संभव नहीं था क्योंकि पूरे लाव लश्कर को साथ ले जाना पड़ता था, नहीं तो सबके मुंह फूल जाते थे। उसके बाहर रहने से देवर ननंद भी खुश थे। भैया की शादी के बाद भी उनकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आई, ना उन्हें स्थान या समय की ही कोई कमी हो रही थी। ननद तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थी। वह बड़े मजे से आभा की भारी भारी साड़ियां लथड़ रही थी। आभा जब भी आती तो उसे अपनी पूरी अलमारी उलट पुलट मिलती, पर अलमारी या बक्से को ताला लगाने की बात पर अमित कानों पर हाथ रख लेते। इसी तरह वो किसी तरह अपने आप को एडजस्ट कर रही थी कि ट्रेनिंग का आदेश आ गया। पिछली बार तो अपनी गर्भावस्था के कारण वह नकार गई थी उस लेकिन सरकारी आदेश को बार बार तो नकारा नहीं जा सकता। 2 साल की मोना को माँ के पास और 4 साल के मुकुल को सास के पास छोड़कर ड्यूटी पर जाते हुए उसका मन छल नहीं हो रहा था। उसके बाद तो जैसे मुकुल दादी का ही होकर रह गया था। उसका अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो गया था। 2 साल के बाद मोना को भी बुला लिया गया। बेचारी लड़की गांव में बर्बाद हो जाएगी और आभा फिर अकेली पड़ गई। जिस समय उसके बच्चों को उसकी जरूरत थी उस समय वह दूसरे बच्चों में अपना सिर खपाती रही। जब उसका अपने शहर में तबादला हुआ तब तक बच्चे उसकी पहुंच से बाहर हो गए थे। वे खाट पर पड़ी निस्सहाय दादी के आसपास ही मंडराते रहते। माँ की निरंतर उपस्थिति के अभ्यस्त होने में उन्हें कुछ समय लगा, फिर भी एक भावनात्मक दूरी तो बनी ही रही। तब आभा ने स्कूल में मन लगाया। गांव के मुकाबले शहर का स्कूल एकदम अलग था। हर दिन आभा के लिए कड़ी चुनौती बनकर आता, पर उसे स्वीकारने में आभा को मजा आने लगा। अपनी सोई हुई आत्म चेतना को उसने झकझोर कर जगाया, अपने संचित ज्ञान की गठरी की धूल साफ की और एक नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर पड़ी। और अब जबकि वह लोकप्रियता के शिखर छू रही थी, अमित कहते कि नौकरी छोड़ दो। ये अन्याय नहीं तो क्या है, लेकिन अमित ने यह निर्णय किया और डंके की चोट पर किया। इसके लिए खूब वाहवाही भी लूटी। सब कहते वाह, इसे कहते वक्त का धनी। भाई पढ़ लिए तो फिर एक दिन भी बीवी को नौकरी पर नहीं जाने दिया। नहीं तो लगी लगाई नौकरी कोई छोड़ता है, और वो भी सरकारी। और तो और स्कूल में भी सबने उसे बधाई दी। आर्थिक मजबूरियों के तहत नौकरी करने वाली उन महिलाओं ने उसके संवेदनशील पति को सराहा था, उसकी ईमानदारी की दाद दी। पहले उन्हें आभा के इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाने पर रश्क होता था, अब उसके घर पर आराम से बैठने की कल्पना से उससे ईर्ष्या हो रही थी। ये तो वही जानती है कि इस्तीफा देते हुए उसे कितनी पीड़ा हुई थी। उसके बाद महीनों तक वह गुमसुम रही। अपने काम से, अपने छात्रों से उसे मोह हो गया था। लड़कियां भी उसे चाहने लगी थी। कई दिनों तक सब के सब झुंड बनाकर उससे मिलने आती रही। उसके सामने बैठकर बिसुरती रही, नई टीचर की शिकायतें करती रही। कुछ दिनों के बाद उनका यह जोश खत्म हो गया, पर पत्र बराबर आते रहे।
प्यारी प्यारी कविता से, शायरी से भरे पत्र, जिनके हर शब्द से उन किशोरियों का अकृत्रिम स्नेह छलकता था। आभा उन पत्रों को बार बार पढ़ती और पुलकित होती, फिर किसी गुप्त धन की तरह सहेज कर रख देती। घर में और किसी को उन पत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उल्टे वो सब मजाक ही बनाते थे। धीरे धीरे वे पत्र भी बंद हो गए। इस उम्र का जोश बस थोड़े दिनों का होता है, और तब आभा एक निचाट खालीपन से भर उठी। उसे लगा कि उसके भीतर कुछ है जो पड़े पड़े जंग खा रहा है। सास जब तक रही तब तक उनकी सेवा टहल में समय कट जाता था, पर उनकी मृत्यु के बाद तो जैसे करने को कुछ रहा ही नहीं, खाली समय काटने को दौड़ने लगा। तब मन बहलाने के लिए उसने यूं ही मेरी की बेटी सुषमा को जबरदस्ती पढ़ाना शुरू कर दिया। तब केवल समय काटने की बात मन में थी, पर कब उसके विद्यार्थी 1 से 4 और 4 से 40 हो गए, उसे पता ही नहीं चला। उसका स्कूल पहले तो घर के बरामदे से निकलकर मेहता साहब के गैराज में आया, और अब तो रावत साहब के आउट हाउस में धड़ल्ले से चल रहा है। पास पड़ोस की झुग्गियों के सारे बच्चे उसके पास आने लगे हैं। उन्हें संस्कारवान बनाने में उसे एक अजीब सी तृप्ति मिलती है। उसके शौक को पहले सबने पागलपन या फिजूल का खब्त करार दिया था, पर अभा यह जानकर खुश हुई कि उस जैसी पागल स्त्रियां और भी थी दुनिया में। अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश में उसे उसके जैसी कई हमजोलियां मिल गई। ऐसी महिलाएं मिली जो अपना खाली समय किटी पार्टियों में बर्बाद करना पसंद नहीं करती थी। उसके अपेक्षा वे दोपहर के 2 घंटे इन बच्चों को देने को तैयार थी। कुछ बहनें आकर आभा के छात्रों को पुराने कपड़े बांट जाया करती थी। कुछ माताएं अपने लाडले का जन्मदिन निर्धन बच्चों के बीच बनाना अधिक श्रेयस्कर समझती थी। वह एक दिन उनके लिए त्योहार का दिन हो जाता था। निस्संतान रावत दंपत्ति ने तो अपना आउट हाउस इन बच्चों को दे ही डाला था। मतलब यह कि बहुत से लोग थे जो कुछ करना चाहते थे। अनजाने ही आभा ने उन्हें एक दिशा दी थी। वह एक तरह से उनकी प्रेरणा बन गई। इस साल पास ही के स्कूल से बोर्ड की परीक्षा दिलवा रही थी। उनकी तैयारी उसने जी जान से करवाई थी। उसने उन बच्चों के माँ बाप को भी ताकीद कर दी थी कि वह बच्चों को घर के कम से कम काम सौंपे और कम से कम 3-4 महीने तक पढ़ाई करने में सुविधा दे। जिन बच्चों के घर में पढ़ाई करने की जगह की सुविधा नहीं थी, उन्हें सुबह वह अपने बरामदे में बिठा लेती थी। अब वह महज एक स्कूल नहीं रह गया था, बल्कि वह उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गया था। इसीलिए ट्रांसफर की बात सुनने पर उसके मुंह से अनायास से निकल पड़ा था, फिर मेरे स्कूल का क्या होगा? पड़ोस के रेडियो पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होने लगे तो जैसे वह नींद से जागी। 7 बज गए थे और उसका घर अब तक अंधेरे में डूबा था। उसने ठाकुर जी के सामने दिया जलाकर माथा टेका, फिर घर के सारे कमरों में रोशनी की। इसके बाद आभा ने रसोई का रुख किया। शाम के 7 बज चुके थे और अब तक खाना बनाने की कोई भी तैयारी नहीं थी। बच्चे आते ही होंगे, खेल कर आते हैं तो उन्हें भूख भी खूब लगती है। फिर श्रीमान जी भी तो आज बिना नाश्ते के चले गए हैं। समय का ख्याल करके उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसने मशीन की सी फुर्ती से सब्जियां काटना शुरू किया। दोनों गैस जला लिए और आश्चर्य, 8 बजे तक तो उसका पूरा खाना बन चुका था। मजे की बात यह थी कि सारा खाना अमित की पसंद का बन गया था। आलू पनीर, भरवा मिर्च, प्याज वाला पुलाव, मेथी की भुजिया। अमित का अब तक कोई अता पता नहीं था। लगे हाथ उसने चटपट सेवइयां भी बना ली। उसके पति की तरक्की हुई थी तो सेलिब्रेट तो करना ही था। अमित 10 बजे लौटे। बच्चे समय से लौट आए थे, लेकिन दोनों अपने कमरों में बैठकर पढ़ते रहे। किसी ने भी खाने के लिए शोर नहीं मचाया। सब कामों से निपटकर अकेली टीवी के सामने बैठकर किसी मजेदार कार्यक्रम को देखने के लिए उसने मोना को आवाज भी दी, पर वह बड़ी आसानी से अनसुनी कर गई, जैसे जतलाना चाहती हो कि वह मम्मी से बहुत नाराज है। अमित के आते ही उसने खाना लगाया और बच्चों को आवाज दी। वे चुपचाप आकर बैठ गए और बेमन से कौर तोड़ने लगे। उसने इतने मन से खाना बनाया था, पर प्रशंसा में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सेवैया तो किसी ने छुई भी नहीं। उसने जब मनोहार की तो उसे खा जाने वाले ने आंखों से देखने लगे। आखिर यह सन्नाटा उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। सुनिए, उसने रात में अपने कमरे में आने पर मनाने वाले अंदाज में अमित से कहा, जरा सी बात का आप लोग इतना बतंगड़ क्यों बना लेते हैं? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? ये जरा सी बात थी? अमित एकदम फट पड़े, जैसे उन्हें इसी अवसर की प्रतीक्षा थी।
इंसान क्या सोचकर घर में दाखिल होता है और उसे क्या ट्रीटमेंट मिलती है। वाह, आप इस बात को जरा शांति से भी तो ले सकते हैं। कभी मेरी ओर से भी तो सोच कर देखिए। अब क्या रह गया सोचने को। तुमने तो आज अच्छी तरह साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए मैं, मेरी भावनाएं, मेरा कैरियर कोई अर्थ नहीं रखते। बस वही फटीचर स्कूल तुम्हारे लिए सब कुछ है। नॉनसेंस। कभी इसका कारण भी जानना चाहा है आपने? मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे है। आभा ने आग्रह के साथ कहा। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि मेरा यह शरीर यंत्र चालित नहीं है। इसके अंदर एक मन भी है। मन जो सुख दुख की परिभाषा जानता है, समझता है। देखिए, वो तो सरकारी नौकरी थी, एक फंदे की तरह गले में पड़ी हुई थी। आपके एक इशारे पर मैंने उसे उतार फेंका। लेकिन पीड़ा मुझे तब भी हुई थी। अब यह तो नौकरी नहीं है, ये तो मेरा अपना काम है, एक मिशन है। यह भाड़े का स्कूल नहीं है, यह मेरी अपनी संस्था है। अपने खून पसीने से मैंने इसे सींचा है। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं उसे छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगी, पर छोड़ते हुए थोड़ा दुख तो होगा ही। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? क्या मेरे श्रम की सार्थकता इतनी भी नहीं है? कहते कहते आभा का गला अवरुद्ध हो गया। आवाज भर आई। पत्नी का अश्रुपूरी चेहरा देखकर अमित अपना रोष भूल गए। उन्हें उस पर प्यार आ गया। उनके भीतर का चोट खाया पुरुष शायद इस आत्मनिवेदन से परम विरक्त हो गया। आभा को बाहों में भरकर बोले, चियर अप डियर, तुम चिंता क्यों करती हो? जानती हो, रायपुर में तो बड़ा बंगला मिलेगा, उसमें सर्वेंट क्वार्टर भी होगा। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। वहीं पर जितने चाहो बच्चे बुला लेना। झुग्गी झोपड़ियों की इस देश में कमी नहीं है, और बच्चे भी कमबख्त थोक में पैदा होते हैं। आपको यह सब इतना आसान लगता है? इसमें मुश्किल क्या है? वहां तो नौकर चाकर भी होंगे। छत्तीसगढ़ में लेबर वैसे भी चीप है। तुम घर का कोई भी काम मत करना, निश्चिंत होकर अपने मिशन में जुट जाना बस। क्या हर बार इस तरह नए सिरे से शुरू करना संभव है? और हर बार क्या इसी तरह अपने किए कराए को बिखेर कर अगले पड़ाव पर चल देना होगा? क्या यही इन प्रयासों की सार्थकता है? आभा बोलती रह गई, पर अमित उस समय आभा को उत्तर देने के मूड में नहीं थे। वे तो संधि के उन क्षणों को सार्थक करने के लिए व्याकुल थे। आज से 40-50 साल पहले शायद एक कहानी लिखी गई थी, जब जैसा भी सेक्रीफाइस करने की बात होती तो स्त्री को ही करना पड़ता था। बना बनाया सब काम उसे छोड़कर अपने पति के साथ जहां वह कहे चल देना पड़ता था। उसकी नौकरी को बिल्कुल भी अहम नहीं समझा जाता था, ना ही उसके किसी काम को जिसमें वह जी जान से जुटी हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बोल रही कठपुतली, जिसे लिखा मालती जोशी जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।